प्रॉपर्टी विवाद एक ऐसी कॉमन समस्या होती है जो कि आपको इंडिया के हर एक घर में देखने को मिल जाएगी। इंडिया के हर एक घर में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई विवाद जरूर देखने को मिल जाएगा और ये विवाद ज्यादातर जटिल तब होता है जब प्रॉपर्टी का टाइप एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या एक पैतृक संपत्ति होता है। हालांकि पैतृक संपत्ति पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स के द्वारा बहुत बार ऐसे लैंडमार्क जजमेंट दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे पैतृक प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे किया जाए, पैतृक प्रॉपर्टी में किसी लड़के का कितना अधिकार होता है, पोती का कितना अधिकार होता है, पर पोतियों का कितना अधिकार होता है, एक शादीशुदा लड़की का क्या अधिकार होता है या नहीं है, या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के बाद या फिर उससे पहले जो भी लड़की ने जन्म लिया क्या उसका अधिकार पैतृक प्रॉपर्टी में है या नहीं है। इन्हीं सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन आज की इस वीडियो पे जानेंगे। आज की इस वीडियो में पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड और जो भी नए बदलाव हैं, जो भी नए अधिकार हैं, पुराने अधिकार हैं, उनका सारा क्लैरिफिकेशन आज की इस वीडियो में करेंगे। हाय गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में पैतृक प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा किसे जाता है, यानी कि पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा किसे जाता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि क्रमानुगत या वंशानुगत 4 पीढ़ियों तक लगातार ट्रांसफर होते चली आ रही है, बिना किसी वसीयत के, बिना किसी दान पत्र के, बिना किसी बंटवारे के, ऐसी प्रॉपर्टी को पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ऐसा समझते हैं, जैसे समझ लीजिए कि एक मेरे परदादा हैं, इनकी ये एक प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने बिना किसी वसीयत के मृत्यु इनकी हो गई, बिना किसी वसीयत के इनकी मृत्यु हो गई, बिना किसी बंटवारे के, बिना किसी दान पत्र के ये प्रॉपर्टी इनकी मृत्यु के बाद मेरे दादाजी को ट्रांसफर हुई। मेरे दादाजी को के नाम पर ट्रांसफर होने के बाद ये प्रॉपर्टी उनकी मृत्यु के बाद बिना किसी वसीयत के, बिना किसी बंटवारे के, बिना किसी दान पत्र के मेरे पिताजी को ट्रांसफर हुई। मेरे पिताजी के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर हुई। तो ये लगभग जो 4 पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर हो रही है, बिना किसी बंटवारे के, बिना किसी दान पत्र के, बिना किसी वसीयत के। ऐसी प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्हें बंटवारे के तौर पर जो प्रॉपर्टी मिलती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज करिए, इसी को एक एग्जांपल के रूप में अगर समझें कि आपके पिताजी की जो प्रॉपर्टी, आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी है वो आपके पिताजी को मिली। पिताजी के 3 पुत्र थे, पिताजी के 3 पुत्र ए, बी, सी। इन तीनों में जब प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन होता है तो पैतृक प्रॉपर्टी का टाइप वहां से हट के एंसेस्ट्रल में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक पैतृक प्रॉपर्टी है और अगर उसका बंटवारा हो जाता है या फिर उस प्रॉपर्टी की वसीयत हो जाती है या फिर उस प्रॉपर्टी को दान पे दे दिया जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी का टाइप एंसेस्ट्रल से कन्वर्ट होके सेल्फ एक्वायर्ड में चला जाता है, यानी कि स्वार्जित संपत्ति वो कहला जाती है। तो पैतृक संपत्ति का मतलब यही होता है कि जो प्रॉपर्टी 4 पीढ़ियों तक लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, इसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या स्व अर्जित संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो कि आदमी बिना किसी पैतृक संपत्ति का यूज किए हुए अपनी सेल्फ की मेहनत से अर्न करता है, यह अपनी सेल्फ की मेहनत से कमाता है। ऐसी प्रॉपर्टी पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है सिवाय उस आदमी के जिसने उस प्रॉपर्टी को बनाया हुआ है। जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पर समझिए कि एक कोई प्रॉपर्टी है, उसे किसी आदमी ने बिना किसी बिना किसी पैतृक प्रॉपर्टी की इनकम से, बिना किसी ऐसी इनकम से जिस पर सबका अधिकार हो, अपनी खुद की कमाई से किसी प्रॉपर्टी को परचेस किया, तो इस प्रॉपर्टी पर ना तो उसके लड़के का अधिकार है, ना लड़की का अधिकार है, ना उसकी पत्नी का अधिकार होगा। ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार धारण करेगा वो खुद वही होगा जिसने उस प्रॉपर्टी को परचेस किया हुआ है। तो ये तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। अब बात करते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा कितना होता है। तो देखिए, जैसे पैतृक प्रॉपर्टी है तो पैतृक प्रॉपर्टी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पहले पैतृक प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही अधिकार होता था। जैसे कि पैतृक प्रॉपर्टी में बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार होता था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, लेकिन इसमें संशोधन करके जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 आया तब इसमें पुत्रियों को भी अधिकार दिया गया। पहले पुत्रियों का पैतृक प्रॉपर्टी पे जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन के बाद पैतृक प्रॉपर्टी पे पुत्रियों का भी पूरा अधिकार पुत्रों बराबर दिया गया। इसमें ये
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी क्लैरिफाई किया हुआ था, एक विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस था कि अगर पुत्री की जो जन्म है वो 2005 से भी पहले हुआ है तो भी पुत्री उतना ही अधिकार रखती है पैतृक प्रॉपर्टी में, 2005 के बाद हुआ है तो भी उतना ही अधिकार रखती है। डेट बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। पुत्री का जन्म कभी भी हुआ हो या फिर पिता की डेथ चाहे 2005 के पहले हुई हो या बाद में हुई हो, पुत्री का जन्म 2005 के पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। जबकि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार बराबर होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया हुआ था इस केस में। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई थी विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ना तो आपके बच्चों का अधिकार होता है, ना तो आपकी पत्नी का अधिकार होता है, और ना ही आपके पुत्रियों का कोई अधिकार होता है, ना ही आपके भाई का अधिकार होता है। ये कहलाती है आपकी स्वार्जित संपत्ति। ऐसी संपत्ति को आदमी चाहे तो किसी को भी वसीयत कर सकता है, किसी को भी दान में दे सकता है, या तो किसी को बेच सकता है। इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन या रेस्ट्रिक्शन नहीं ले सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर एक पैतृक प्रॉपर्टी में 4 लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे कि 2 पुत्री हो गई, 2 पुत्र हो गए, और 2 पुत्रियों की विवाह हो गए, यानी कि 2 पुत्रियों की शादी हो गई, तो क्या शादी होने के बाद पैतृक प्रॉपर्टी पे उन पुत्रियों का अधिकार खत्म हो जाता है या फिर रहता है? तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पुत्री की शादी हो गई है या नहीं हुई है, या फिर वो कहाँ रह रही है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। पैतृक प्रॉपर्टी में जितना बच्चे का अधिकार होता है उतना ही बच्चियों का अधिकार होता है, चाहे उसकी कहीं शादी हुई हो या ना हुई हो। अगर उसकी शादी हो गई है और उसको पैतृक प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म करना है तो इसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, या तो वो उस प्रॉपर्टी का रिलीज डीड कर दे, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को भाइयों के नाम पर बेच दे, सेल डीड के तौर पर उन्हें दे दे। इन 2 तरीके से पुत्री का अधिकार पैतृक प्रॉपर्टी पे खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा उसका अधिकार कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे वो शादी हो जाए या फिर वो कहीं और क्यों ना चली जाए। एक दूसरी प्रॉब्लम पैतृक प्रॉपर्टी में ये आती है कि मान लीजिए एक कोई प्रॉपर्टी है जो कि एंसेस्ट्रल ट्राइब की है, एक प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में 4 भाइयों का अधिकार है। अब 4 भाइयों में से अगर एक भाई को अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचना है तो ये तो श्योर है कि चारों भाइयों का उस पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार है। लेकिन जिस भाई को अपना प्रॉपर्टी का हक बेचना है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बेच सकता है जब तक कि उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन ना हो जाए। जब उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है तभी वो भाई अपनी उस पैतृक प्रॉपर्टी में से हिस्से को बेच सकता है। उस पैतृक प्रॉपर्टी में से हिस्से को बेचने के लिए बाकी 3 भाइयों की अनुमति या गवाही बहुत ही जरूरी होती है। अगर वो 3 भाई ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी को अभी अपना हिस्सा नहीं बेच सकता है, तो पैतृक प्रॉपर्टी में जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता है तब तक उस भाई को उस प्रॉपर्टी को बेचने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो भाई अपनी खुद की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं बेच सकता, क्योंकि अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि उस प्रॉपर्टी में से किस भाई का हिस्सा कहां पर मिलेगा। ये तब क्लैरिफाई होता है जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है। तो पार्टीशन होने के बाद ही पैतृक प्रॉपर्टी में अपने अधिकार को बेचा जा सकता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि पैतृक प्रॉपर्टी क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, पैतृक प्रॉपर्टी में क्या बच्चों का अधिकार है, क्या बच्चियों का अधिकार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।